टुडेज टॉपिक इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का राज क्या है? सबसे पहले देखिए, हम लोग ये समझना है कि वी हैव टू शिफ्ट, हमें शिफ्टिंग करना है फ्रॉम द साइकिल ऑफ डिफिकल्टी टू द साइकिल ऑफ पॉसिबिलिटी। साइकिल तो बहुत सारे हैं, एक बाईसाइकिल भी है, एक मोटरसाइकिल भी है, लेकिन दिस इज अ साइकिल ऑफ व्हाट? डिफिकल्टी। तो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम साइकिल ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम साइकिल ऑफ पॉसिबिलिटी। यानी कि इस संसार में रहकर तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें रास्ता ढूंढना है। वो रास्ता ढूंढना है जो हमें सफलता की तरफ लेके जाए। और नॉर्मली हम लोग ये स्लोगन बोलते ही हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। वी ऑलवेज होप अगेंस्ट होप, राइट? तो एक जापान में एक बेसिकली मैनेजमेंट थ्योरी है जिसको कहते हैं काइजन, आपने सुना होगा। ये मैनेजमेंट थ्योरी, उनका जापानीज मैनेजमेंट जो है, इसमें काइजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इस काइजन थ्योरी में बेसिकली काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड। मारुति ने भी एक गाड़ी निकाली थी, याद है आपको? जेन करके। मारुति जेन कार पहले बहुत पॉपुलर थी, अभी तो बहुत सारे मॉडल्स हो गए हैं उसके तो, लेकिन पहले बहुत पॉपुलर था ये जेन, मारुति जेन। तो जेन का मतलब होता है गुड, अच्छा, और काई का मतलब होता है चेंज। और बेसिकली क्या है कि 95% जो लोग हैं इस संसार में, वो अपने आप को केवल प्रूव करना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन 5% ही लोग हैं जो वास्तव में इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा सर्वे किया गया है। तो बेसिकली जो काइजन थ्योरी है ये प्रोपोगेट करता है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस रिचुअलिस्टिक इम्प्रूवमेंट। क्या है ये? कंटिन्यूअस रिचुअलिस्टिक इम्प्रूवमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, ये 3 दिन की बात नहीं है। बेसिकली इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस का मतलब ये है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये टर्म्स हमें मिलते हैं, हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, हमारे भगवद गीता में मिलता है। सर्वत्र सर्वदा सर्व अवस्था, हमेशा, हर जगह, हर स्थान और हर परिस्थिति में क्या करना है हमें? वी हैव टू मेक इम्प्रूवमेंट। यानी कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। भले हम धीरे धीरे जाएं, मालगाड़ी जैसे जाएं, धक्के मार के जाएं, लेकिन हमने अपने लक्ष्य की तरफ जो है बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कई सारी बातें हम करेंगे, लगेगा कि इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू कनेक्ट इट विद भगवद गीता आल्सो। सो बेसिकली काइजन इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम लगातार उस प्रोसेस में लगे रहेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे ही चलते रहेंगे, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे। और यही बात जो है भगवान गीता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्तु अकर्मणि। ये आपने बहुत पॉपुलर श्लोक है भगवद गीता का, 2nd चैप्टर टेक्स्ट 47, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. आपको कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं। बोलेंगे हम लोग तो पूरा जीवन इसी में बिता रहे हैं, फल के पीछे भाग रहे हैं हम अपने टारगेट्स के पीछे भाग रहे हैं, रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें जो है, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान गीता में कह रहे हैं कि हमें जो है फल के लिए आसक्त नहीं होना है, अपने कर्तव्य को निभाना है, अपने कर्म को करते ही जाना है। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं। लॉजिकल है बिल्कुल। कैसे लॉजिकल है? लॉजिकल ऐसा है कि जैसे किसान जब बीज बोता है, एक फार्मर सीड सो करता है, सो करने के बाद उसको कल्टीवेट करना है लैंड को, और लैंड कल्टीवेट करने के लिए भी ही हैज़ टू डिपेंड अपॉन द सनलाइट, एयर एंड वाटर, जो उसका नहीं है, जो उसको नेचर से मिलेगा। और ये सब होने के बाद जब वृक्ष बढ़ जाते हैं, उसमें से फ्रूट्स निकलते हैं, उन वृक्षों से फ्रूट्स निकलते हैं, फल निकलने लगता है। उस फल के ऊपर अधिकार है एक तरह से, लेकिन नहीं है। कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि किसान ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने बीज बोया है, वृक्ष से जिस तरह का फल मैं चाहूँगा उसी तरह का फल निकलना चाहिए। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। फल जो है मीठा भी हो सकता है, फीका भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, और हो सकता है कि सड़ भी गया हो। तो फल के ऊपर कैसा अधिकार है हमारा? फल के ऊपर अधिकार नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। क्यों फल के ऊपर अधिकार नहीं है? क्योंकि फल देने वाला व्यक्ति कोई और है।
आप पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ते हैं और एग्जामिनर चेक करता है कि आप लोग कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं और बड़ी मेहनत की आपने पूरे साल, लेकिन रिजल्ट्स आप खुद नहीं देते हैं। ऐसा कभी होता है कि स्टूडेंट खुद ही रिजल्ट दे रहे हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सबके सब 100% मार्क्स सबके सब टॉप कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार केवल क्या है, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का है, लिखने का है, लेकिन रिजल्ट्स क्या होगा आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि रिजल्ट देने वाला कोई और है। यही बात ये हमें बता रहे हैं। इसलिए हमारे पास क्या अधिकार है, क्या अधिकार है करने का, अपने ड्यूटी परफॉर्म करने का ही अधिकार है, और कोई अधिकार हमारे पास है नहीं। अभी कई प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, आपने बताया कि हमें जो है रिजल्ट्स के ऊपर जो अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग बिना रिजल्ट से अटैच हुए या बिना रिजल्ट्स के बारे में सोचे हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हम सबको तो मोटिवेशन कुछ चाहिए। हाँ, आपने बोला यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, तो ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, राइट? तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है गोल, एक होता है रिजल्ट। आपके जीवन में गोल होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर है। हाँ, जैसे फुटबॉल मैच और उसमें गोल पोस्ट ही ना हो और फुटबॉल खेल रहे हैं आपस में, तो सोच के देखिए स्टेडियम में कितने लोग बैठे होंगे। ऐसा फुटबॉल मैच जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है, और वहाँ जो प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वो क्यों फुटबॉल खेलेंगे और क्यों लोग आगे वहाँ स्टेडियम में बैठेंगे, अपना समय खराब करेंगे? तो गोल पोस्ट हैज टू बी देयर। सो वी हैव टू फिक्स अवर गोल, हमें अपना गोल फिक्स करना है, लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। रिजल्ट से अटैच होने का मतलब ये है कि मैंने जो गोल फिक्स किया है, आवश्यक नहीं है कि जो मैंने सोचा वही होगा। ये बात पहले से हमें ठान लेनी है। सो वी कैन फिक्स अवर गोल्स, बट वी शुड नॉट गेट अटैच टू द रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स हम नहीं देने वाले हैं, रिजल्ट्स और कोई देने वाला है। तो गोल आपका हो सकता है, आई वॉन्ट टू टॉप द यूनिवर्सिटी, आई वॉन्ट टू टॉप द माई इंस्टीट्यूशन, ये आपका गोल है, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है वो आप नहीं देने वाले, कोई और देने वाला है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। अमेरिका और जापान में डिफरेंस क्या जानते हैं आप? अमेरिका इज नोन फॉर व्हाट? रॉयल्टी, एंड जापान इज नोन फॉर लॉयल्टी। जापानीज लोग बड़े लॉयल होते हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे आपको, भले उनसे आपका सामान आप खरीदे नहीं कई सालों तक, जो उसमें लिख दिया वो वास्तव में है, जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो एक्चुअली है। अमेरिका की IBM कंपनी ने एक बार जापान को ऑर्डर दिया कि हमें 10,000 बॉक्सेस अब बना के दीजिए, उसमें 3 बॉक्सेस डिफेक्टिव दीजिए हमें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि डिफेक्टिव बॉक्सेस कैसे होंगे। तो वो जापानीज जो कंपनी थी उन्होंने कहा कि हम ये काम गड़बड़ काम नहीं करते, हम आपको 10,000 बॉक्सेस एज इट इज बना के देंगे, 3 डिफेक्टिव बॉक्सेस अलग से बना के देंगे, लेकिन उन 10,000 बॉक्सेस में हम 3 डिफेक्टिव बॉक्सेस नहीं शामिल करेंगे। तो इस तरह की लॉयल्टी होती है जापानीज कंपनीज की। जो जापानीज पीपल है वो अपनी लॉयल्टी के लिए, ऑनेस्टी के लिए माने जाते हैं। व्यक्ति जब जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और डिटरमिन्ड होगा और सिंसियर होगा और लॉयल होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो नेचुरली जो है वो फिर उस पाथ पे वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। कई प्रकार के प्लान्स हम लोग बनाते हैं, हमारे रूटीन प्लान्स होते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन जो हमने निकाले हैं, जो विकल्प हैं, वो पुराने ही हैं। उसको अचीव करने के लिए वो पुराने ही हमने जो है प्लान्स को अपनाया हुआ है, कोई नया नहीं अपना रहे हम लोग। या तो बहुत बड़े बड़े प्लान हमारे, हमने प्लान बहुत बड़ा बड़ा बना लिया, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो अभी भी बहुत पुराने हैं। तो कुछ नया अगर अचीव करना है तो नेचुरली मैसिव एक्शन प्लान तो ठीक है आपका, लेकिन ऑप्शंस भी जो है हमारे वो नए होने चाहिए। अगर आप एक गाड़ी रखे हुए हो अपने पास, वो गाड़ी बार बार आपको जो है धोखा दे रही है रास्ते में, आप उसी गाड़ी को यूज़ कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट टाइम पे, तो संभावना बहुत कम है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, बहुत जगह आपको फ्लाइट में जाना है, बहुत सारे डेस्टिनेशन में जाना है, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने के लिए अगर साधन वही अपनाया हुआ है, आपने पुराना साधन वही अपनाया हुआ है, तो नया क्या अचीव करेंगे बताइए? नया कुछ अचीव करने के लिए आप कुछ नया करना पड़ेगा आपको। अगर वही करते आए हैं जो करते रहे हैं, तो नया कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो ये बेसिक कॉमन बातें हैं सोचने के लिए। और दूसरी बात है कि हम लोग जब गोल की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार हमारा लाइफ में फेलियर हो जाता है, या कई बार हम लोगों को हार का सामना करना पड़ता है, राइट? जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, अब इन्होंने जब बल्ब इन्वेंट किया तो उसके बाद रिपोर्ट्स आए थे और वो सक्सेस मिला था जब उन्होंने
10,000 टाइम्स उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया था। कितनी बार? 10,000 बार, यानी कि 9,999 टाइम्स वो फेलियर हुए। कितनी बार फेलियर हुए? 9,999 बार उनकी हार हुई। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप जो है 9,999 बार हारे हैं, तो आप तो बहुत ही डिस्करेज हो गए होंगे। अब जाके जो है आपको सफलता मिली है इतने सालों के बाद, आपकी तो पूरी उम्र ही बीत गई इसमें बल्ब बनाने में। तो थॉमस एडिसन ने कहा कि नहीं, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है मैंने? कि ये जो 9,999 तरीके हैं, ये बल्ब बनाने के तरीके नहीं हैं। एक ही तरीका है जो मैंने फाइनली जाना है बनाकर, यानी कि उस फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तो इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है, फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। जल्दी होता क्या है कि जब हारते हैं या फेल हो जाते हैं या लाइफ में कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, तो वी गेट डिस्करेज, वी गेट डिमोटिवेटेड। हमें लगता है कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अंधकार है चारों तरफ, आशा की कोई किरण ही नहीं रही, भविष्य हमारा अंधकार में है। लेकिन ये सोचेगा आप, वो जो फेलियर आपको मिला आपके भाग्य के कारण, कोई भी कारण से, वो फेलियर आपको बहुत सारी शिक्षाएं दे रहा है, बहुत सारे लर्निंग्स दे रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस दे रहा है। बोलते हैं कि गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। अगर आज इस संसार में, आज देश में कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति है जो सबसे सक्सेसफुल हुआ है, उसमें बहुत के लाइफ में बहुत सारी हारें हुई होंगी, बहुत सारे फेलियर्स हुए होंगे, लेकिन उन फेलियर से उसने क्योंकि सीखा, अब वो गलती दोबारा नहीं कर रहा है। वो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, बैड एक्सपीरियंस उसका इतना हो गया है, उससे इतना कुछ सीख लिया है, अब जब भी उसका कोई जजमेंट करने का समय आता है, दैट्स अ परफेक्ट जजमेंट, क्योंकि उसने बहुत कुछ सीख लिया एक्सपीरियंसेस से। अब वो गलती दोबारा नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर्स हैं, आपको पता है कि हम कहते हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन आपको जानते हैं कि बेस्ट डॉक्टर्स कहाँ मिलते हैं वर्ल्ड के? इंडिया में मिलते हैं। और वो भी कौन सी जगह में मिलते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। जिस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं सबसे एक्सपीरियंस होते हैं। नहीं तो कहने को कही थी बड़ा होटल है जी, 5 स्टार होटल है या हॉस्पिटल है, सॉरी 5 स्टार हॉस्पिटल है, और उसमें मुश्किल से 10-12 पेशेंट डेली आ रहे हैं, और डॉक्टर कहने को बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत कम है। आज अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जानते हैं तो एक डॉक्टर ओपीडी में डेली 400 पेशेंट देख रहा है, और जो 400 पेशेंट जो देख रहा है डॉक्टर, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा सोच के देखिए। उसने इतने सारे पेशेंट्स देख लिए हैं कि वो जैसे टच करेगा वो समझ जाएगा भाई क्या डायग्नोसिस, उसी समय कर देगा। वो उसको टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो देख के बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को क्या है गेन किया है, उससे बहुत कुछ सीखा है। तो ये पूरा जो लाइफ है, हमारा जो पूरा जीवन है, वो सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल इस कॉलेज में स्टूडेंट हैं, बल्कि हमारा पूरा जीवन एक जीवन जो है विद्यार्थी का जीवन। हर पल, हर पहलू, हर कदम, हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जो व्यक्ति जितना सीखने की इच्छा रखता है, जो व्यक्ति जितना सीखना चाहेगा, वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा, वही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। जहां आप सोचते हैं हमारे सीखने के लिए कुछ है नहीं, हमें सीखने की कोई और आवश्यकता नहीं, हमने बहुत कुछ सीख लिया, इसका मतलब क्या है? उसने कुछ नहीं सीखा। और जो व्यक्ति बोलता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, लेकिन हर पल हर क्षण वो सीखना चाहता है और सीखता रहता है, वो सीखता ही रहेगा और सफलता भी प्राप्त करता रहेगा। हम लोग जो है परफेक्शन की ओर जब बढ़ते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का जुगाड़ू काम नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? जुगाड़ू काम का मतलब जानते हैं, इंडियंस जो है उसके लिए जाने जाते हैं। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के आखिरी दम तक जो है उसका पेस्ट निकालते रहते हैं हम लोग। अच्छी बात है, एक तरह से वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। या आपका टवल पुराना हो गया, फट गया, तो उसको पोंछे के रूप में यूज़ करते हैं। एक बार एक अमेरिकन आया था इंडिया, उसने कहा मैं दिल्ली से कलकत्ता जो है उस समय 3rd क्लास भी होता था कंपार्टमेंट, 3rd क्लास कंपार्टमेंट जाना चाहता हूँ नॉन AC में। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस कि इंडियन ट्रेन कैसे होते हैं। वो कभी गए नहीं। अंदर गया तो मई जून का महीना था, इसी तरह का महीना था। उसमें बाहर से तो गर्म हवा आ ही रही है और अंदर से भी गर्म हवा आ रही है, और अंदर ऐसा लग रहा था कि मतलब भट्टी में बैठे हैं। और ऊपर एक पंखा चल रहा था, वो पंखा आप जानते हैं कैसे होता है, ट्रेन के अंदर गुड़ 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 आवाज़ आती है उसकी, और बीच में कई बार वो पंखा रुक भी जाता है, स्लो डाउन हो जाता है और रुक जाता है। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा था अमेरिकन को। उसने कहा ये क्या हो गया, पंखा रुक क्यों गया है? उसने कहा ये तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या मैं। तो इंडियन ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, यहाँ पर देखिए सब कुछ सही हो जाता है, हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बुलाना है।
उसने अपने जेब से पेन निकाला और सीट के ऊपर खड़ा हो गया और ऊपर चढ़ा और पंखे के ब्लेड को ऐसे घुमाया उसने पेन से, पंखा चल पड़ा। ओ अमेरिकन बोला दिस इज अमेजिंग, क्या टेक्नोलॉजी आपके पास, बताइए, कमाल हो गया है। तो है ऐसी टेक्नोलॉजी तो अमेरिका में भी नहीं है कि भैया पेन से आप जो है पंखा चला लो। मेरा भारत महान, तो ये कहने का मतलब यह है यहां वो टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इट्स अ फैक्ट। तो जुगाड़ू काम बहुत चलता है हमारे इंडिया में। आज अब देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर को बुलाइए और एक मैकेनिक जो छोटू है, एक जो काम करता है किसी वर्कशॉप में, उसको बुलाइए और देखिए दोनों में से कौन सबसे पहले गाड़ी को ठीक करता है। वो छोटू कर देगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है पूरा सर्वे करेगा, रिसर्च करेगा, डिज़ाइन बनाएगा और सोचेगा, पता नहीं क्या क्या एनालिटिकल दिमाग लगाएगा उसमें। वो जब तक करेगा, सोचेगा, टाइम लगाएगा, तब तक गाड़ी चल पड़ेगी। होता नहीं होता हमारे इंडिया में। तो हमारे कंट्री में जुगाड़ू काम चलता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए ये जुगाड़ू काम बहुत लंबे समय तक भी नहीं चलता है। कुछ समय के लिए तो चल जाता है, कभी कभी चल जाता है। पंखा तो चल पड़ा, लेकिन कई बार हो सकता है पंखा ना भी चले, तो ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल सक्सेस अगर अटेंड करना है तो उसमें कोई सब्सटेंस होना चाहिए। जुगाड़ू काम जो है कभी कभी चल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा और लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो हाँ, तो हम ये बता रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है अपने रूट्स को स्ट्रांग रखें, अपने कल्चर को स्ट्रांग रखें, अपनी संस्कृति को स्ट्रांग रखें। देखिए क्या है, जैसे लॉर्ड मैकुले आए थे और लॉर्ड मैकुले 1857 में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका एक स्पीच था। उन्होंने कहा कि हम भारत को जो है इस कंट्री को डिवाइड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि इस कंट्री के जो कल्चरल रूट्स हैं बड़े मजबूत हैं, डीप रूटेड है, बहुत ही डीप रूटेड है। और इस कारण से जो है हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा, इनके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एंटर करना पड़ेगा। तो आज भी वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन चला आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को खत्म करने का उनको लगा कि यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा रूट क्या है, एक सक्सेस अचीव करने के लिए व्यक्ति का क्या रूट है, और वो रूट है माइंडसेट। क्या होता है कि हमारे लाइफ में कई बार इतने अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, हम जब गोल की तरफ भागते भी हैं, सक्सेस अचीव करने के लिए आगे निकलते भी हैं, वो जो बेसिकली नेगेटिव इमोशंस जो आगे पीछे हमारे घूमते हैं। नेगेटिव इमोशंस का मतलब क्या है? लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ फैमिली, लॉस ऑफ हेल्थ, नेचुरल कैलामिटीज़। अभी जैसे कैलामिटी आ गई 2 साल के लिए, कोरोना का इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा, तो नेचुरली क्या होता है कि हमारे ऊपर जो है, हमारे साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो कुछ हमने सोचा भी होता है वो सारा डिसमेंटल हो जाता है। हम सोचते हैं यार क्या क्या हमने प्लान किया था, ये क्या हो गया, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतना वेल्थ है। हाँ, एक इटली में क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है उसको कोरोना हो गया था एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटल से जब बाहर निकल रहा था तो नेचुरली बिलिंग करना था उसको, तो वो बिल दे के जो है काफ़ी देर रुका रहा। तो वो जो रिसेप्शन में थे, जो भी था, उसे कहा सर ऐसा है, पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बहुत देर से बिल को देख रहे हैं, क्या बात? वो बोलते हैं कि ऐसा है, पैसे की आप चिंता मत करिए, इस हॉस्पिटल के जितने बिल्स हैं वो सारा पे कर दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट मनी। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतने दिन यहाँ पर रहा और आपने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और काफ़ी हेल्प किया आपने मुझे, और मैं अब ठीक भी हो गया हूँ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि बचपन से लेकर आज तक मैंने इतना ऑक्सीजन लिया, गॉड हैज़ गिवन सो मच ऑक्सीजन टू अस राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, नाउ आई एम 80 years old। 80 साल तक मुझे ऑक्सीजन मिला फ्री ऑफ चार्ज, और आज मैं कुछ सिलेंडर्स के लिए पे कर रहा हूं। आप सोच के देखिए, द लॉर्ड हैज़ गिवन मी सो मच, और उसके लिए मुझे एक भी बिल नहीं चुकाना पड़ा, और आज 3-4 सिलेंडर्स के लिए मुझे बिल चुकाना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि परसेप्शन, आपके परसेप्शन आपका ठीक होना चाहिए। अगर परसेप्शन ठीक है, देखिए नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस तो आते ही हैं। परसेप्शन क्या है आपका, आप उस चीज़ को लेते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या हुआ, एक बार हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके पास एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया
और वो जो स्कॉलर जब आया तो उस स्कॉलर ने बोला, स्वामी जी एक बात बताइए, महाभारत में हम देखते हैं कि वहाँ पर अभिमन्यु की जो हत्या की गई, बड़ा अत्याचार किया गया, बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर उनको मारा, और जब वो मर गए तो हमने क्या देखा, सुभद्रा जी, उत्तरा, माता उत्तरा, अर्जुन, पांडव, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे। भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु गोंतया शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षुत भारत। सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन, भगवान कह रहे गीता में। और यहां हमने क्या देखा कि कृष्ण स्वयं रो रहे हैं अभिमन्यु के मरने पर, और ये सारे पांडव रो रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, वो जो बोल रहे हैं और जो हो रहा है वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो प्रभुपाद जी हमारे जो फाउंडर, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं ये स्वाभाविक है, कोई नियर एंड डियर वन इस तरह से शरीर छोड़ेगा तो नेचुरली रोएंगे, हंसेंगे थोड़ा, दैट इज नेचुरल। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टॉलरेट करने का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ टॉलरेट लिखा हुआ है, वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेट? टॉलरेट का मतलब है, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, युद्ध जारी रखो, युद्ध नहीं बंद हुआ। कहने का मतलब है हमारे जीवन में सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी कुछ भी आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। अपने कर्तव्यों को निभाने में हम आनाकानी नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। सहन करने का मतलब यह है, सहन करने का मतलब यह नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, इतना सारा बुरा हो गया मेरे साथ, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, भगवान ने अर्जुन को कहा, फिर भी कहा युद्ध करते रहो, भले ही जो है अभिमन्यु की मृत्यु हुई है इस तरह से, हम युद्ध करना बंद नहीं करेंगे, जारी रखो युद्ध, परफॉर्म योर ड्यूटी, कर्तव्य का पालन किया जाए। और सहन करने का मतलब यह है, तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो लक्ष्य की तरफ बड़ा है वो इस तरह से सहन करता है। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, नेगेटिव इमोशंस जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिर भी वो किस तरह से उसको किस तरह से परसीव करता है, उसको किस तरह से टॉलरेट करता है, उसको किस तरह से लेता है। तो कहने का मतलब ये कि आप किस तरह से उस चीज़ को लेते हो। जैसे एक भक्त का जीवन कैसे क्या होता है, somebody becomes a devotee of the Lord, जब उसके जीवन में कठिनाई आती है तो उस समय भी वो भगवान को धन्यवाद देता है। वो ये क्या सोचता है, उसका परसेप्शन क्या होता है, मुझे तो बहुत कुछ कष्ट उठाना था, लेकिन उनकी क्या कृपा हुई, मेरा कष्ट कम हो गया। और जब बहुत कुछ उसको मिलता है जीवन में, वो बोलता है मैं तो इसके लायक ही नहीं था, मुझे तो बहुत छप्पड़ फाड़ के दे दिया, ये तो उनकी कृपा है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या करता है, वो इक्विपॉइज्ड रहता है। सहन करने का मतलब ये भी होता है। और इस कारण से क्या होता है, वो लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है, वो रुकता नहीं है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में क्या करो, अपने कर्तव्य को निभाते रहो। तो इस तरह से हम लोग कैसे परसीव करते हैं, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो सफरिंग है वो हमें सफरिंग नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हैं, जो हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहा है ना, वो वास्तव में कष्ट नहीं दे रहा है, हमारा माइंड सेट क्या है वो कष्ट दे रहा है। हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं वो हमें कष्ट दे रहा है। आप उसको किस चीज से, किस तरह से ले रहे हो, उसको किस तरह से उसको जो है उस इमोशनल हो रहे हो उसको देखकर, या उसको जो है एक जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा समझकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इस तरह से इन बातों को हमें समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू सिस्टम्स है, हमारा कल्चर है, हमारे जो माइंडसेट जो है क्या है, वही हमारा रूट है, और वो अगर मजबूत होगा तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता है, कोई भी नहीं हिला सकता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति जो है उसने लंदन में हमारे श्रील प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य उनसे पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर देखे उन्हें क्या दिया। उन्हें पूछा, जब उन्होंने देखा कि ये इस प्रकार के सैफरन रोब्स में हैं, तो वो जो ब्रिटिश जेंटलमैन है उनसे कहा, कांट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ टू लुक लाइक ए जेंटलमैन, इस तरह से पूछा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने। उन्होंने कहा, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स यू अ जेंटलमैन, इन योर कल्चर टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। आप समझ रहे हैं, गुब्बारा बड़ा जो है बड़ा होता है, हवा में भी उड़ जाता है, लेकिन वो उसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता है, हवा कम होने पर नीचे वापस आ जाता है।
सो वी हैव टू क्रिएट द सब्सटेंस टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास सब्सटेंस होना चाहिए। अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो प्रॉस एंड कॉन्स, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव में हम फिसल जाएंगे, हम बहक जाएंगे। तो बहकना नहीं हमें। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए। और उसके बाद आगे देखिए, ऐसे ऐसे जो हैं हमारे देश में लोग हुए हैं। एक आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी को नेशनल अवार्ड मिला। और क्यों मिला जानते हैं? वो अपनी वाइफ को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, और एक रास्ते में पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी थी 55 किलोमीटर लंबी। अब उसको पार करके जाना था, रास्ते में उनकी वाइफ मर गई। और उनका डिटर्मिनेशन दे दिए, 20 साल लगा दिए उन्होंने पहाड़ी को तोड़ने में। अकेले पहाड़ी तोड़ दी उन्होंने, 20 ईयर्स। अमेजिंग। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। ये है मेजर सूबेदार सिंह, इंडियन आर्मी के। देखिए, हमारे आर्मी की हम लोग जो स्टोरी से सुनते नहीं है, ऐसे ऐसे वॉरियर्स हुए, ऐसे ऐसे सोल्जर्स हुए हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कितना बड़ा रिस्क लेते हैं अपने लाइफ का। मेजर सूबेदार सिंह मिलिट्री में थे। और बेसिकली जो टाइगर हिल का जो हुआ था, जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा फाइट चल रहा था उस समय, तो हमारी इंडियन आर्मी का कैंप बेस में था, ग्राउंड लेवल पे था। और वो लोग पहाड़ी की चोटी में थे, 16,000 फुट ऊपर पहाड़ी की चोटी में उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था। वहाँ पे बंकर्स लगाए हुए थे। और उन्होंने सोचा कि ऊपर से किनको खाली कैसे कराएं, क्योंकि ऊपर से शूटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नीचे से ऊपर गोली कहाँ पहुँचेगी इतनी, बहुत बड़ी आसानी से छुप सकते हैं, लेकिन ऊपर से शूट करना लग गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनको नीचे कैसे लाएँ। आप देखिए क्या इंटेलिजेंस यूज़ किया उन्होंने मॉर्निंग 4 बजे जो है फायरिंग शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी ने फायरिंग जब शुरू किया तो क्या हुआ, नेचुरली पाकिस्तानी सोल्जर जो है रिएक्ट करने लगे। उन्होंने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। उनका सारा अटेंशन जो है इंडियन आर्मी की ओर हो गया। मेजर सूबेदार सिंह ने कहा कि लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ पहाड़ी के पीछे से और बंकर को उड़ा के आता हूँ। बहुत ही रिस्की काम। आप देखिए, वो पहाड़ी के पीछे गए, पहाड़ी चढ़ने लगे। इतने हाइट में उनको जाना था। और ऊपर जब पहुँचने लगे तो उनको थोड़ा आइडिया हो गया कि पीछे से कोई आ रहा है। और पीछे से जब आया तो उन्होंने फिर ऊपर से बुलेट्स, उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। और आप हैरान हो जाएंगे, आप मानेंगे नहीं, मेजर सूबेदार सिंह को 16 गोलियां लगी थी, 16 बुलेट्स। और आज भी वो जीवित हैं, मरे नहीं वो। और बुलेट्स उनको लगते जा रहे थे, उनके कंधे पे लगा, कई जगह पे लगा, फिर भी चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि ये तो मर गए होंगे रास्ते में ही, तो उन्होंने अपना ध्यान फिर से हटा लिया। वो लोग उस तरफ चले गए और पीछे की तरफ से पहुंचे धीरे धीरे करके, और उन्हें वहां जाकर 2 बंकर उड़ा दिए। बंकर उड़ा के फिर वापस आ गए वो। इस तरह से देखिए, कहने का मतलब है ऐसे ऐसे लोग हैं। डिटर्मिनेशन की बात है, जहां माइंड सेट हो जाए, जहां पे आपको रूट्स बड़े स्ट्रांग हैं, जहां आपके पास सब्सटेंस है, जहां आपके पास डिटर्मिनेशन है कि मुझे अब लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, तब तो हम लोग लक्ष्य की तरफ अचीव कर सकते हैं। वो डिटर्मिनेशन की बात है, डिटर्मिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमारा शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु वास्तव में भीतर ही है। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी को डिफीट नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं। अगर हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस जो है शार्प है, स्ट्रांग है, और अपने गोल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। एक और लेडी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, शायद अरुणिमा उनका नाम था शायद, हाँ। तो ये अरुणिमा जो है, एक बार ट्रेन में जा रही थी, चेन उन्होंने पहना हुआ था, गोल्ड चेन, और कुछ बदमाश टाइप के लोग थे, उन्होंने चेन काट लिया और उनको धक्का दे दी, ट्रेन से धक्का दे दी। ट्रेन हाई स्पीड में जा रही थी और वो रेलवे ट्रैक में आके गिरी, और वहाँ से बहुत सारी ट्रेन जा रही थी, तो उनके पाँव के ऊपर चढ़ गई ट्रेन, उनके पाँव कट गए, दोनों पाँव कट गए, और खून से लथपथ हो गई। वहाँ पे गाँव वाले लोकल जो थे, लोकल हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज किया, और कुछ दिनों के वहाँ पर रख के उसके बाद फिर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर मेडिकल साइंसेज एम्स भेजा दिल्ली में। हॉस्पिटल में कई दिनों तक बाहर रही। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका तो पाँव जो है पूरा ही काटना पड़ेगा हमें, और फिर नकली पाँव लगाया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे सोने का चेन ले गए, मुझे इस तरह से धक्का मार के नीचे गिरा दिए। लोग सोचे कि मैं अबला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं इनको दिखा दूंगी कि मेरे पास कितनी ताकत है। माइंड की ताकत है। देखिए, दोनों नकली पाँव उनके पास गए थे। वो हैरान हो गए सुन के, आपके तो पाँव नहीं है, आप कैसे चढ़ेंगे पहाड़ में? हाउ विल यू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट?
इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा कि आप मुझे केवल रास्ता दिखाइए, आप मुझे केवल मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, आई विल गो देयर। और उन्होंने माउंटेनियरिंग सीखा और ट्रेनिंग के बाद फिर चलने लग गए माउंट एवरेस्ट की तरफ। और जो माउंट एवरेस्ट के पीक में जब पहुंच रही थी, हाँ, जो कि लगभग 29,000 फीट ऊंचा है, 29,000 फीट हाई अबाउट द सी लेवल, और उस चोटी तक पहुंचने पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट खत्म होने लगा सिलेंडर में, और पाँव भी उनका जो इस तरह का है। तो इत्तेफाक से और भी माउंटेनियरिंग करने वाले लोग थे, उनसे उनको एक सिलेंडर मिल गया, एंड समर द शी रीच्ड द टॉप। और आप जानते हैं उन्हें वर्ल्ड के जो टॉप 7 पीक्स हैं उन पे वो चढ़ाई कर चुकी हैं बिना पाँव के, बिना पाँव के। कैन यू बिलीव? और हमारे साथ होगा तो हम लोग शायद कमरे से भी बाहर निकलेंगे तो हम नहीं चाहते किसी के साथ हो, लेकिन बता रहे हैं आपको, हमारे श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य। हम आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं समझने के लिए कि कभी हमें हार नहीं मानना है, और हार होती है तो उस हार से हमें सीखना है। हार से हार नहीं मानना है, बल्कि हार से वो है वो सीखने के लिए बनाया गया हार। ये हमारे फाउंडर आचार्य 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे अकेले कार्गो शिप में। रास्ते में 2 हार्ट अटैक उनके हुए, एट द एज ऑफ 70 गए थे 1966। और उसके बाद न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। 11 वर्षों में पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी। 11 वर्षों में ही ट्रैवल्ड मोर देन 14 टाइम्स अराउंड द ग्लोब, 14 बार। ही वॉज ऑल अलोन, ओल्ड मैन। 70 साल की उम्र में कौन जाएगा अमेरिका, बताइए, वो भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब है जहां चाह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपका विल है, आपका स्ट्रांग विल है, तो कोई भी आपके लिए कार्य असंभव ही नहीं है। इसलिए लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये भगवत गीता का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सिंगल पॉइंटेड डिटर्मिनेशन होना चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। आप जड़ में पानी डालेंगे तो शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाएंगी। शाखाओं में अगर घूमते रहेंगे तो फिर कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए वी हैव टू वाटर द रूट। जैसे कि हम लोग जब खाते हैं तो पेट में खाना डालते हैं, हाथों में नहीं डालते हैं। तो पेट में जब डाला जाता है, भोजन डाला जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लिम्स नरिश हो जाते हैं। जब रूट में पानी डाला जाता है तो क्या होता है, ब्रांचेस एंड लीव्स गेट नरिश्ड, राइट। तो इसी तरह से व्यवसायत्मिका बुद्धि, अगर आपका गोल सेट है और उसी तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आप दाएं बाएं नहीं देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस क्या है आपका, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। सी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब क्लियर होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप सारे कष्ट भूल जाते हैं, है कि नहीं। फिर दाएं बाएं नहीं देखते हैं, फिर वही दिखा व्यवसायत्मिका बुद्धि। उस समय तो बस दाएं बाएं नहीं दिखता है कुछ, हमें लगता है कि बस हमारे सामने इंडिया पाकिस्तान का मैच चलते रहे, हम किसी को नहीं जानते हैं, ना हम चाहते हैं कोई हमें जाने, हम तो केवल यहाँ पे मैच देखने के लिए बैठे हैं बस। नो डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। वहाँ हमारा गोल बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ हमारी प्रायोरिटी है, हमारा टेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंक्लिनेशन है। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हम डिटैच हो जाते हैं और गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। When you stretch your limits, when you stretch your limits will expand. When you stretch your expanded limits will expand. Finally you set limitless limits. तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना आगे बढ़ाओगे अपने आप को, बढ़ेंगे आप। जितना अपने आप को रोक के रखोगे, रुके रहेंगे। हम नहीं जानते कि हमारे पास क्या पोटेंशियल है, हम नहीं जानते हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है। जैसे कि हनुमान जी जो हैं वो भूल गए थे, वो भूल गए थे कि वास्तव में लंका वही जा सकते हैं। और कोई जामवन ने कहा कि ऐसा है कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा मैं। अब मैं आई एम ओल्ड मैन नाउ आई कांट गो देयर। हाँ, अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता मैं। हनुमान जी केवल कर सकते थे, लेकिन जामवन ने क्या किया, इंस्पायर किया हनुमान जी को। हाँ, जामवन ने कहा हनुमान जी को, देखो जामवन, जब भगवान वामन देव ने जो अवतार लिया था और उन्होंने पूरा विराट रूप दिखाया था, पूरे सृष्टि को नाप लिया था अपने 3 पग से, तो उस समय चरणों की परिक्रमा मैंने 21 बार की थी। दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ आई हैड, बट अभी मैं ओल्ड हो गया, आई कांट डू दैट। बट देन ही क्रिएटेड अनदर लीडर, सक्सेसर, एंड दैट वाज हनुमान जी। उन्होंने कहा कि आप करिए हनुमान जी, आप कर सकते हैं।
सो यानी कि दैट सक्सेशन कंटिन्यूस। अगर आप खुद भी नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा व्यक्ति तैयार करते हैं जो आपका कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी तरह से क्या है, हनुमान जी ने जो है महाभारत में अर्जुन के रथ पे उनके पताके में बैठ गए। हनुमान जी ने कहा कि महाभारत में युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, अर्जुन के रथ के पताके पर बैठ जाऊंगा और अर्जुन को इंस्पायर करता रहूंगा युद्ध करने के लिए। सो दैट सक्सेशन कंटिन्यूस। कहने का मतलब क्या है, दैट लीडर सक्सेशन हैज टू कंटिन्यू। गोल को अचीव करने के लिए कई बार क्या होता है कि आप करते करते थक जाते हो, बाय बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, बट देन यू क्रिएट अ सक्सेशन। लीडरशिप सक्सेशन आप क्रिएट करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करके और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और एक्सपैंड करने के लिए। तो जांबवान ने क्या किया, हनुमान जी को याद दिलाया कि आप जानते नहीं आपकी क्या शक्ति है, और हनुमान जी मंदरा पर्वत के ऊपर चढ़ गए, उनको सब याद आ गया, उनके पावर्स वो जान गए, फिर से दोबारा याद आ गया, एंड देन वाज इजीली एबल टू क्रॉस द ओशन, लंका पहुंचने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता, सो वी हैव टू एक्सपैंड अवर लिमिट्स। हम नहीं जानते कि हमारे पास क्या शक्ति है, तो ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए, मोटिवेटर्स, ऐसे लीडर्स होने चाहिए जो हमें बताएं हमारे स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी वीकनेस के बारे में, हमारे स्ट्रेंथ के बारे में, और इस तरह से हम ये तैयार करें कि हम लोग आगे बढ़ सकें। सी वी शुड बी एबल टू मेजर अवर सक्सेस। अगर हम अपने सक्सेस मेजर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लाइफ बड़ा ही कंप्लेसेंट हो रहा है। कंप्लेसेंट लाइफ का मतलब यह है कोई गोल नहीं है और हम जानते नहीं हैं कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, और गोल को अचीव करने के लिए किसकी हेल्प लेनी चाहिए, हमें किसके साथ एसोसिएट करना चाहिए, कौन हमें गाइड करेगा। वी आर नॉट डूइंग दैट। हमारे पास कोई मेजर की स्केल ही नहीं है। तो बेसिकली हाउ मच इज योर एफर्ट एंड हाउ मच इज रिजल्ट। तो आपका एफर्ट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, तो इस प्रकार से मैं जानने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर सक्सेस को डिफाइन करें तो हमारा सक्सेस बेसिकली इन फैक्टर्स पे बेस्ड है। These are the factors which define success for us: status, wealth, property, fame, influence, followers, good family, highly qualified यानी कि academic qualification, या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में जा रहे हैं। अब आपसे एक पूछते हैं, इस सब फैक्टर्स में एक सिमिलैरिटी क्या है, बताइए। What is the similarity in all these factors? क्या सिमिलैरिटी बताइए इस फैक्टर्स में? That's okay, but that is not perfect. हाँ ये ठीक है, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है सारे फैक्टर्स में? डिटर्मिनेशन ठीक है, इसको अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। इंडिविजुअलिस्टिक, देखिए इसमें सिमिलैरिटी है, ये जो सक्सेस है इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। स्टेटस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, wealth is coming from outside, property is coming from outside, fame is coming from outside, influence is coming from outside, followers are coming from outside, good family is also coming from outside, good academic qualification is also coming from outside, and if you're traveling, that is outside. So it's all outside. What is coming from inside? अब दूसरी बात है, इस समय एक और सिमिलैरिटी है, ये सारा का सारा टेम्पररी है और सारा का सारा क्या है, चेंजेबल है। क्योंकि ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारी परिस्थितियां हैं। क्या है ये? परिस्थितियां हैं। दीज आर दी सर्कमस्टांसेस। इन परिस्थितियों का आपने जो है सामना किया है अपने जीवन में, उन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं और परिस्थितियों को लेकर आप सोच रहे हैं कि परिस्थितियां ही मेरी सफलता है। और ये परिस्थिति हमने बताया ये परिवर्तनशील है, इट्स टेम्पररी, इट्स चेंजेबल। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नहीं होगा तो हम सक्सेसफुल नहीं है। अगर ये सब नहीं है हमारे पास तो क्या हम सक्सेसफुल हैं या नहीं? तो ये सोचने वाली बात है कि क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग थॉट डालेंगे, अपना फूड फॉर थॉट। क्या अगर हमारे पास ये परिस्थितियां नहीं हैं, इन परिस्थितियों में अगर नहीं है, तो क्या मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं? एक्सटर्नली नहीं हूं। देन व्हाट एक्चुअली डिफाइन सक्सेस?
कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, 100% करेक्ट आंसर। सेटिस्फैक्शन, अगर ये सब नहीं भी है, अगर आप सेटिस्फाइड हो, दैट इज रियल सक्सेस। और अगर सब ये सब है और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, अब देखिए मैं थोड़ी पैटर्न के बारे में बताऊंगा आपको। हमने क्या है, अपने जीवन में एक पैटर्न बना लिया है। सुबह उठना है, दांत साफ करना है, फिर नहाना है, इट्स कॉल्ड पैटर्न। एक घोड़े को ट्रेन कर रहे हैं, हर्डल रेस। घोड़ा जो है एक हर्डल से दूसरे हर्डल को जाता है, और जो घोड़ा चलाने वाला है, घुड़सवार है, राइडर है, वो बोलता है कि जंप, और आगे बढ़ता है, फिर से बोलता है जंप, तीसरी बार फिर से बोलता है जंप। 3-4 हर्डल्स करने के बाद, जंप करने के बाद, उस घोड़े के माइंड में क्या हो जाता है, एक पैटर्न सेट हो जाता है कि जहां जहां हर्डल आएगा वहां क्या करेगा, वो घोड़ा जंप करेगा। वो पैटर्न है। अब ये पैटर्न एक बार बन जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है इस पैटर्न को चेंज करना, क्योंकि एक गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कई बार आपको अपने पैटर्न को बदलना पड़ता है। आप एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं हमारा देखिए शेड्यूल है सर, अब हमने शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, आप 2 बजे आइए, आप 3 बजे आइए। होता है नेचुरली, जितने भी बिजी लोग हैं संसार में, दे ऑल हैव शेड्यूल। शेड्यूल होना बहुत अच्छा और ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, वो शेड्यूल पैटर्न बन जाता है। अब कुछ नया अचीव करना है तो क्या करना चाहिए उनको, उस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो नया अचीव कुछ नहीं होगा। अगर हम वही कर रहे हैं या वही करने वाले हैं जो करते आए हैं, तो नया कैसे होगा कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू रीइंफोर्स अ न्यू पैटर्न टू अचीव अ न्यू गोल। थैंक यू। If we want to achieve a new goal, we have to set up new pattern. अगर मान लीजिए कल सुबह आपको फ्लाइट पकड़नी है 5 बजे और आपके पैटर्न क्या है, रोज मैं उठता हूँ 8 बजे, और आपको कल सुबह फ्लाइट पकड़नी है। अगर आपको जाना है अपने डेस्टिनेशन में तो उठना ही पड़ेगा आपको। अगर आप बोलोगे जी भैया मैं अपना पैटर्न नहीं बदलता, अपना शेड्यूल नहीं बदलूंगा, मैं जो करता रहा हूँ वही करूँगा, गो टू हेल, तो ठीक है आप यहीं बैठो, फिर फ्लाइट तो चली जाएगी। फ्लाइट नहीं रुकेगी आपके लिए, आपके लिए फ्लाइट नहीं रुकेगी। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार क्या है, इसलिए लाइफ में देखिए जो सबसे सक्सेसफुल होता है मैनेजमेंट में, लीडर जो सबसे सक्सेसफुल होता है वो स्ट्रिक्ट भी होता है और साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है। जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं वर्ल्ड में, वो स्ट्रिक्ट भी रहे अपने शेड्यूल को लेकर, लेकिन जहां फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता पड़ती है वो फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। नहीं तो अगर व्यक्ति शेड्यूल कड़क ही रहेगा, अगर स्ट्रिक्ट ही रहेगा, रिजिड ही रहेगा अपने एक्टिविटीज़ में, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, तो वो कभी अपने गोल की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसा हो कि हम अपने गोल को अचीव कर सके। पैटर्न को चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है हमारे लाइफ में पैटर्न को चेंज करना। पहला स्टेप क्या है, हमें एक मेंटर को अप्रोच करना है, लाइक माइंडेड पीपल। अगर मेडिकल लाइन में चाहते हैं तो आप डॉक्टर्स को अप्रोच करिए, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो पॉलिटिशियन को अप्रोच करिए, एक चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंट के पास जाइए। जो भी सक्सेसफुल है जिस एरिया में, उसमें से किसी को मेंटर बनाना ही पड़ेगा हमें, और रेगुलरली फीडबैक लेने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अगर फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं है तो गारंटीड है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। कोई तो हमें बताए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, कोई तो हमें बताए कि हमारी कमजोरियां क्या है, कोई तो हमें बताए कि क्या स्ट्रेंथ है हमारा। और इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन होगा जब गाइडेंस में, और हम सक्सेसफुल लोगों से उन बातों को समझेंगे, सीखेंगे, और जैसे हमारे मेंटर कह रहे हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो नेचुरली हम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पे देखिए, अर्जुन ने भगवान की बात को सुना। अर्जुन पहले युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, और भगवान बार बार बोल रहे हैं गीता में कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन ने जब स्वीकार कर लिया तो क्या बोला उन्होंने, ओ इनफैलिबल वन, माई इल्यूजन इज नाउ गॉन, आई हैव रीगेन्ड माई मेमोरी बाय योर मर्सी, आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट एंड प्रिपेयर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरा मोह दूर हो गया है, आई हैव रीगेन्ड माई मेमोरी। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आपका डिस्कोर्स बड़ा अच्छा था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, पेन ड्राइव में ले लिया, हस्तिनापुर जाके राजमहल में बैठ के आराम से सुनूंगा आपका डिस्कोर्स।
युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कोई भगवत गीता पढ़ेगा? नोबडी विल रीड। तो इसलिए अर्जुन ने जो है भगवान की बात को सुना, अपने मेंटर की बात को सुना, अपने मोटिवेटर की बात को सुना, जिनके गाइडेंस में थे, और युद्ध में भाग लिया। इसलिए पांडवों की विजय हो गई। इसलिए गीता के अंत में ही बताया, जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुधर अर्जुन है, वहां विजय है, वहां नीति है, वहां ऐश्वर्य है, वहां अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति। इसलिए अर्जुन जो है इतना इंटेलिजेंट था कि उसने सही मेंटर को चुना। दुर्योधन ने सही मेंटर को नहीं चुना, इसलिए फेलियर हो गया। दुर्योधन ने कहा मैं नारायणी सेना लेके खुश हूं। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, देखो एक तरफ मेरी नारायणी सेना, एक तरफ मैं हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चुनाव आपका है, मुझे चुन लो या मेरी नारायणी सेना को। तो उन्होंने कहा अर्जुन सबसे पहले आए थे, मैं अर्जुन को पहले ये पूछने का हक दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो आपको ही अपने साथ लेना, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। सो अर्जुन बहुत सुपर इंटेलिजेंट, उन्होंने कृष्ण को अपने साथ ले लिया। और दुर्योधन सोच रहा था मन ही मन कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मुझे तो 10 लाख योद्धाओं की नारायणी सेना मिल गई। लेकिन याद रहे, जहां पर शक्तिमान है वहां सब कुछ है। और इसीलिए यहां पर बोला है कि जहां कृष्ण और अर्जुन है तो वहां क्या होगा? विजय होगी, नीति होगी, ऐश्वर्य होगा, वहां अलौकिक शक्ति होगी। हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस और सक्सेस इज की टू हैप्पीनेस। ये हमें फैसला करना है खुद। चॉइस इज योर्स। अगर इंटरनली हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारे अंदर सब्सटेंस होगा, कंटेंटमेंट होगा, तो आप देखिए दुनिया की ताकत जो है हमें कोई नहीं ला सकती। हमारे जीवन में परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आपकी मनस्थिति ठीक रही तो आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे लाइफ में और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, और गारंटीड है आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये कंक्लूजन्स हैं जो आपने आज सीखने का प्रयास किया। वन हैज टू इंप्रूव, देन टू प्रूव फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। वी हैव टू मेक मैसिव एक्शन प्लान बट विथ न्यू ऑप्शंस एंड टॉलरेट द साइकिल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स एंड नेगोशिएट नेगेटिव इमोशन, फिजियोलॉजिकल एक्शन प्लस परसेप्शन। हमने बताया था कि हम परसीव कैसे करते हैं। जब भी हमारे लाइफ में जो स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टी आते हैं, उसको कैसे हम फेस करते हैं, कैसे उसको रिसीव करते हैं हम लोग। एंड नो व्हाट यू वांट, हैव क्लैरिटी अबाउट योर गोल। अपने जो लाइफस्टाइल पैटर्न को, जिसके कारण हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, उन पैटर्न्स को हमें क्या करना है? चेंज करने का प्रयास करना है। और खुद नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो हमें किसी का हेल्प लेके, किसी मेंटर का हेल्प लेके उसको चेंज करना चाहिए। वैल्यूइंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ अदर्स, यानी कि राइट एसोसिएशन। इस तरह से हम सही एसोसिएशन में जाएंगे, गोल की तरफ पढ़ेंगे, तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो बेसिकली भगवत गीता इट्स अ ह्यूमन मैनुअल। भगवत गीता में यही बताया गया कि राइट एसोसिएशन, जब राइट मोटिवेशन होगा तो जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में वास्तविक सफलता मिलेगी। इस भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए, आप देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जस्ट ऐड कृष्णा टू योर लाइफ, जस्ट ऐड द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। हरे कृष्ण।